नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के इस वीडियो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एमए हिंदी के पाठ्यक्रम एमएचडी 5 यानी साहित्य सिद्धांत और समालोचना से संबंधित एक कार्यक्रम पर बातचीत करेंगे। उस कार्यक्रम का शीर्षक है शब्द शक्ति विवेचन, यानी कि आज हम शब्द शक्ति के बारे में बातचीत करेंगे। आप लोगों ने बीए में या स्कूल में कभी शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम शब्द शक्ति के बारे में बात करेंगे, जिनमें से बहुत सी सारी बातों से आप पहले से परिचित होंगे, लेकिन एक बार सिलसिलेवार हम शब्द शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे कि शब्द शक्ति क्या है। देखिए, कोई भी शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे किसी न किसी अर्थ में प्रयोग करते हैं। जब हम कहते हैं किताब, इसका मतलब है कि हम एक किताब नामक वस्तु के बारे में बता रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल का मतलब है कि गुलाब नामक फूल जो दूसरे फूलों से, उदाहरण के लिए कमल से अलग होगा। तो जब हम गुलाब कहते हैं तो गुलाब का फूल हमारे दिमाग में आएगा, उसकी तस्वीर हमारे सामने आएगी। अगर कमल का फूल कहेंगे तो हम कमल हमारे सामने आएगा। लेकिन हम मान लीजिए ऐसा कोई शब्द बोलते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो, जैसे मान लीजिए मैं कमल की बजाय मकल बोलूं या किताब की जगह बिकात बोलूं, तो हो सकता है कि इसका कोई अर्थ ना हो। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वह अर्थ ही वास्तव में उस शब्द की शक्ति की पहचान कराता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम शब्द शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है शब्द और अर्थ के संबंध के बारे में बात कर रहे होते हैं। हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जिसे हम कह सकते हैं शब्दकोश में दिया हुआ अर्थ। किताब एक शब्द है और उसका एक अर्थ है। अगर आप हिंदी के शब्दकोश में देखेंगे तो किताब के आगे लिखा होगा ग्रंथ, पुस्तक। ये किताब के पर्यायवाची शब्द है। आप अगर मान लीजिए इनमें से किसी भी एक शब्द के अर्थ से परिचित हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किताब का क्या अर्थ है या पुस्तक का क्या अर्थ है या ग्रंथ का क्या अर्थ है। तो ये जो शब्दकोश में दिया हुआ अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह से किसी शब्द का ऐसा अर्थ है जो हमेशा उसके साथ जुड़ा होता है। लेकिन हम केवल शब्दकोश के अर्थ तक ही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। मान लीजिए किसी बहादुर स्त्री के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम कहें कि राधा जो है वो बहुत ही बहादुर है, यह न कहकर अगर हम यह कहें कि राधा शेरनी है। अब राधा शेरनी है जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो शेरनी यानी कि शेर की तरह तो नहीं दिखती है, और वो स्त्री है तो स्त्री की तरह ही दिखेगी। लेकिन यहाँ शेरनी का जो अर्थ है, यानी कि एक शेरनी यानी कि एक जानवर जो जंगल में रहता है उसकी तरह राधा नहीं है, बल्कि उन दोनों में कोई एक चीज सामान्य है, और वो क्या है? बहादुरी, साहस, हिम्मत। जैसे एक शेरनी हिम्मत वाली होती है, राधा भी हिम्मत वाली है। और उसकी हिम्मत को दर्शाने के लिए हम बजाय यह कहने की कि राधा हिम्मत वाली स्त्री है या राधा बहादुर स्त्री है, हम उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए कहते हैं कि राधा शेरनी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम शब्दों का प्रयोग भिन्न रूप में भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका शब्दकोश में दिया हुआ अर्थ ही इस्तेमाल करें, हम दूसरे अर्थों में भी उसका प्रयोग करते हैं। एक तीसरी चीज और है, हम शब्दों को और एक बिल्कुल तीसरे अर्थ में भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है,
स्कूल की कक्षा लगी हुई है और कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है और अचानक एक लड़का खड़ा होकर अध्यापक से कहता है कि सर घंटी बज गई। अब सर को उसने कहा कि सर घंटी बज गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहाँ पर वो विद्यार्थी यह कहना चाहता है कि सर घंटी बज गई है, यानी कि अब आपका पीरियड ख़त्म हो गया है, अब हाँ किसी और अध्यापक का पीरियड है। तो इस तरह से उसने बजाय यह कहने के कि सर आपका पीरियड ख़त्म हो गया और आप अब चले जाइए, उसने इस अर्थ में कहा कि सर घंटी बज गई, तो सर समझ गए कि भाई मेरा पीरियड अब समाप्त हो गया है। इसी तरह से मान लीजिए किसी अध्यापक की कक्षा शुरू हो रही है, अध्यापक अभी आया नहीं है, वो बरामदे में किसी और से बात कर रहा है और कोई विद्यार्थी जाकर उसे कहता है कि सर घंटी बज गई। अब यहाँ पर जब उस विद्यार्थी ने यह कहा कि सर घंटी बज गई, तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये नहीं है कि पीरियड समाप्त हो गया, उसका अर्थ ये हुआ कि सर पीरियड शुरू हो गया है, आप चलिए। तो आप देखेंगे कि वो घंटी बज गई जो है, वो दो जगह दो अलग अलग अर्थ दे रही है। बात एक ही कही गई है लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मिलने के लिए आया है और बातचीत हो रही है, अचानक वो घड़ी देख के कहता है कि भाई 8 बज गए। तो दूसरा वाला कह रहा है कि हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर वो ये कह रहा है कि 8 बज गए, यानी कि अब मैं चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। दूसरा भी कहता है कि हाँ अब तुम जा सकते हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा 8 बज गए। 8 बज गए का मतलब 8 बज गए हैं इसलिए अब मैं जाना चाहता हूँ। और दूसरा कहता है कि ठीक है 8 बज गए हैं तो अब तुम चले जाओ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम शब्द का ये 3 उदाहरण मैंने जो दिए हैं, ये 3 अलग अलग शब्द की शक्तियों को बताते हैं। पहली बार जब हम शब्दकोश के अर्थ में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उस शक्ति को कहते हैं अभिधा। जब हम शब्द के जो शब्दकोश में दिए हुए अर्थ का निषेध करते हैं, यानी कि उस अर्थ में प्रयोग नहीं करते बल्कि किसी और अर्थ में प्रयोग करते हैं, जैसे किसी स्त्री को शेरनी कहना, तो वहाँ पर शेरनी के वास्तविक अर्थ का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वहाँ उस वास्तविक अर्थ यानी शब्दकोश में दिए गए अर्थ का निषेध कर रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे लक्षणा, यानी कि एक लाक्षणिक अर्थ, एक ऐसे अर्थ का संकेत किया गया है जो वास्तव में उस शब्द में निहित नहीं है, बल्कि दोनों में कोई एक गुण या एक से ज़्यादा गुण समान हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सुंदर स्त्री को सुंदर स्त्री कहने के बजाय कहें कि वाह ये तो चाँद की तरह दिखती है। अब चाँद की तरह दिखना जो है वो उसकी सुंदरता को प्रकट करता है। चाँद की तरह तो ज़ाहिर नहीं दिखती, चाँद तो एक उपग्रह है और वो गोलाकार में दिखता है। तो ये जो है, और इसी तरह से घंटी बज गई है या घंटी बज गई या 8 बज गए के जो प्रयोग हैं, इसमें इन घंटी बज गई या 8 बज गए के जो वास्तविक अर्थ है, जो मूल अर्थ है, उसका निषेध नहीं है। जब घंटी बज गई कह रहे हैं तो वास्तव में घंटी बजी होगी, लेकिन इसके साथ साथ किसी और अर्थ की भी व्यंजना हो रही है। वो और अर्थ की व्यंजना जो हो रही है वो संदर्भ के अनुसार हो रही है। अगर कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है और घंटी बज गई तो इसका मतलब है कि कक्षा समाप्त हो गई है, और अगर अध्यापक बाहर खड़ा है और घंटी बज गई ये कह रहा है कोई विद्यार्थी जागे, तो इसका मतलब है कि कक्षा शुरू हो गई है। और इसलिए एक जगह अर्थ है कि अब आप चले जाइए और दूसरी जगह है कि अब आप क्लास में चलिए। तो इस तरह से ये जो तीसरा उदाहरण है ये शब्द की व्यंजना शक्ति का उदाहरण है। जो शेरनी वाला उदाहरण दिया है वो लक्षणा शक्ति का उदाहरण है। तो इस तरह से शब्द की 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इस तरह से इन तीनों अर्थों में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, सभी करते हैं, केवल कवि नहीं करता है, बल्कि हम अपने व्यवहार में भी इसका प्रयोग करते हैं।
कविता में तो किया ही जाता है, कविता में किया जाता है, साहित्य में किया जाता है, लेकिन हम सामान्य व्यवहार में भी करते हैं। तो ये जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है, यही शब्द शक्ति है। अब हम इसका थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था कि अभिधा जो है, शब्द की वह शक्ति है जो शब्दकोश में दिए गए अर्थ को व्यक्त करती है। उस अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं, यानी कि जो शब्दकोश में दिया गया अर्थ है, वो वाच्यार्थ कहलाता है। इसलिए जो है उसे हम वाच्यार्थ के रूप में जानते हैं, और जो शब्द है, उस शब्द को कहेंगे हम वाचक। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ, इस शब्द को अभिव्यक्त करने वाला जो शब्द अभिव्यक्त कर रहा है, उसे हम वाच्यार्थ कहेंगे, और उसकी शक्ति को अभिधा कहेंगे। ये आपको समझने की ज़रूरत है, मेरी ख्याल बहुत आसान है, इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम लक्षणा की बात करते हैं, लक्षणा शब्द की वह शक्ति है जहाँ वाच्यार्थ का निषेध होता है, यानी कि जहाँ वाच्यार्थ का प्रयोग नहीं होता, जहाँ उस शब्द का जो भी अर्थ हो, जैसे चंद्रमा की बात कही मैंने, जैसे शेर की बात कही, जैसे मैंने कोई भी शब्द का प्रयोग हम करें किसी अर्थ में, ऐसे अर्थ में प्रयोग करें जिसमें उसका जो शब्दकोशीय अर्थ है, जो वाच्यार्थ है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उससे भिन्न प्रयोग किया जाता है। वहाँ एक तरह से वाच्यार्थ का निषेध होता है, और ये वाच्यार्थ का जो निषेध होता है, तो इस अर्थ को कहते हैं लक्ष्यार्थ, यानी कि वहाँ लक्ष्य कोई और होता है। वहाँ शब्दकोश में दिया गया अर्थ नहीं, बल्कि दूसरे तरह का अर्थ है। तो शब्द की वह शक्ति जिसमें शब्द का जो वाच्यार्थ है उसका निषेध होता है, और उसकी जगह कोई ऐसा अर्थ लिया जाता है जिसकी ओर वह वाच्यार्थ संकेत करता है। ये ध्यान देने की बात है कि जहाँ वाच्यार्थ का निषेध होता है लक्षणा शक्ति में, वहाँ पर वह वाच्यार्थ तो रहता ही है, रहता इस अर्थ में है कि वह वाच्यार्थ ही संकेत करता है, वो अपना निषेध करते हुए संकेत करता है। जब हम स्त्री को शेरनी कह रहे हैं, तो एक तरह से शेरनी के अंदर जो साहस होता है, उसके अंदर जो साहस का भाव होता है, वो एक तरह से उसको संकेतित करता है शेरनी शब्द का वाच्यार्थ, और इस तरह से ये लक्ष्यार्थ हमारे सामने आता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जहाँ वाच्यार्थ का निषेध होता है, वहाँ पर लक्षणा शक्ति होती है। लक्षणा शक्ति जो है, वो उसका प्रयोग भी हम बहुत सामान्य अर्थ में भी करते हैं, कविता में भी करते हैं। कविता में तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, और मध्यकालीन कविता में तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो शब्द जो लाक्षणिक अर्थ है उसका, उसके कारण उसे अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं, और वो शब्द जो है वो उसे हम कहेंगे लक्षक। तीसरी शक्ति जो है वो मैंने आपको बताया कि व्यंजना। व्यंजना में जो है वाच्यार्थ का निषेध नहीं होता, यानी कि हम वाच्यार्थ को छोड़कर कोई अर्थ नहीं लेते। वाच्यार्थ तो रहता ही है, और वो वाच्यार्थ रहता है, लेकिन वाच्यार्थ के साथ में संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। उसका अर्थ जो है वो कोई और अर्थ भी साथ ही साथ संकेत करता है। तो वाच्यार्थ जो है वो रहता है, लेकिन एक व्यंजना होती है, उसका कहना चाहिए कि उसके अंदर एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, और वो तीसरा अर्थ जो होता है वो वाच्यार्थ के साथ, यानी कि उस शब्द के संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ निकलेगा। और ये संदर्भ जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग हो सकता है। यानी कि आप जैसे है, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और 8 बजे गाड़ी आनी है, तो आपके साथ वाले को आप कहते हैं कि 8 बज गए। इसका मतलब है कि गाड़ी कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो वहाँ 8 बज गए का वह अर्थ नहीं हुआ जो घर पर मित्र ने
कि मित्र ने कहा 8 बज गए, तो संदर्भ के अनुसार या 8 बज गए जो है वो बदलता रहेगा। कभी जो है स्टेशन पर खड़े होंगे तो कुछ और अर्थ होगा, सिनेमा में होंगे तो कुछ और अर्थ होगा, घर पर कोई काम कर रहे हैं तो और अर्थ होगा, तो दवाई लेनी हो और उस समय कहा कि 8 बज गए तो उसका कोई और अर्थ होगा। तो ये संदर्भ के अनुसार जो है व्यंजना शक्ति जो है प्रकट होती है, और ये संदर्भ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस संदर्भ को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि व्यंजना या लक्षणा दोनों का संबंध वाचार्थ से ज़रूर होता है, लेकिन अलग-अलग अर्थ में होता है। तो इसलिए ये जो व्यंजना में शब्द का अर्थ होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, और इस शब्द को जो है वो हम व्यंजक कहेंगे। ये जो व्यंग्यार्थ वाला शब्द है उसे हम व्यंजक कहेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो अभिधा है उसमें शब्द को क्या कहेंगे, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। वहाँ पर अर्थ को क्या कहेंगे हम, वहाँ पर अर्थ को कहेंगे हम वाच्यार्थ, और शब्द को कहेंगे हम वाचक, और इसी तरह से लक्षणा में अर्थ को कहेंगे हम लक्ष्यार्थ और शब्द को कहेंगे लक्षक। और दोनों जगह शक्ति कौन सी कहलाएगी, एक जगह अभिधा कहलाएगी और दूसरी जगह लक्षणा। और इसी तरह से व्यंग्य में शब्द की शक्ति को व्यंजना कहेंगे, अर्थ को व्यंग्यार्थ कहेंगे और शब्द को कहेंगे व्यंजक। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब मेरे ख्याल में शब्द के ये तीनों शक्तियों को आप लोग समझ गए होंगे। कई सारे उदाहरण आपको कविताओं में मिल जाएंगे। आप अगर उनको पढ़ेंगे तो आप खुद पहचान सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है। अब ये जो लक्षणा और व्यंजना है, इस लक्षणा और व्यंजना के कई सारे भेद भी है, और उन भेदों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और वह भेद क्या है कि जैसे लक्षणा के प्रकारों में लक्षणा के बहुत सारे प्रकारों की चर्चा की गई है। रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा में रूढ़ा लक्षणा जो होती है वो हमेशा मुख्यार्थ से संबद्ध होकर भी उससे भिन्न होती है। यानी कि रूढ़ा लक्षणा जो है उसमें मुख्यार्थ से ही उसका अर्थ निकलता है, लेकिन वह उससे अलग अर्थ देगा। वो मुख्यार्थ पर उसकी संबद्धता तो होती है लेकिन निर्भरता नहीं होती। इसी तरह से प्रयोजनवती लक्षणा, ये दूसरी प्रकार की लक्षणा है। इस प्रयोजनवती लक्षणा में जो मुख्यार्थ है उसको किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। प्रयोजन, जैसा मैंने संदर्भ की बात कही थी कि वहाँ संदर्भ के अनुसार वो एक अर्थ दे सकता है। तो इसी तरह से लक्षणा के अंदर संदर्भ जो होगा वो किसी गुण के कारण होगा। जैसे स्त्री को शेरनी कहना, तो वो कोई हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, ये उसका प्रयोजन हुआ तो हमने उसको शेरनी कहा, या किसी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं तो हमने उसे चंद्रमा कहा। तो इस तरह से जो है प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनवती लक्षणा जो है उसके भी दो भेद किए जाते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा जो होती है वहाँ गुणों का सादृश्य होता है दोनों में। जैसे मैंने बताया था आपको कि चंद्रमा और सुंदर स्त्री, इसमें सुंदरता दोनों जगह गुण हो गई। या शेरनी और शेर के अंदर जो साहस है वही सासू से स्त्री में है, तो ये गुणों का सादृश्य होगा। इसी तरह से शुद्धा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा का दूसरा प्रकार है शुद्धा लक्षणा। वहाँ शुद्धा लक्षणा में क्या होता है कि गुण सादृश्य के अतिरिक्त और किसी वजह से लक्षणा हुई उसे शुद्ध लक्षणा कहते हैं। यानी कि सादृश्य उसमें नहीं होता है, बल्कि सादृश्य के अलावा कुछ और होता है, जिसके कारण ये शुद्धा लक्षणा कहती है, क्योंकि वो शुद्ध रूप में होती है। लक्षणा के जिन दो भेदों की हमने चर्चा की थी, प्रयोजनवती लक्षणा के, एक गौणी लक्षणा और दूसरी शुद्धा लक्षणा।
गौणी लक्षणा जहाँ पर गुणों का सादृश्य होता है, यानी कि एक समान गुण होते हैं, जिसमें उसे हम गौणी लक्षणा कहते हैं। और शुद्ध लक्षणा वो है जहाँ गुणों के सादृश्य के अतिरिक्त किसी अन्य वजह से लक्षणा होती है, उसे शुद्ध लक्षणा कहते हैं। गौणी लक्षणा के भी दो भेद माने गए हैं, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। सारोपा लक्षणा जो है जहाँ एक शब्द का अर्थ दूसरे पर आरोपित कर दिया जाता है, यानी कि एक शब्द का जो अर्थ है वो दूसरे शब्द पर आरोपित कर दिया जाता है, दूसरे में वह अर्थ नहीं होता है लेकिन उस पर आरोपित कर दिया जाता है। और साध्यवसाना लक्षणा वहाँ होता है कि जिस पर आरोप किया जाता है उसे ही आरोपित बना दिया जाता है, यानी कि जिस पर आरोप किया जाता है, ये दूसरे जिस पर आरोप किया जाता है उसी को आरोपित बना दिया जाता है, उसे साध्यवसाना लक्षणा कहते हैं। ये जो सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा है, ये शुद्धा लक्षणा के भी भेद है। शुद्धा लक्षणा में भी ठीक यही बात है कि अगर एक शब्द का अर्थ दूसरे पर आरोपित कर दिया जाता है तो वो शुद्धा लक्षणा का भी भेद होगा, जैसे कि गौणी लक्षणा का भेद हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी की आयु जो है लंबी है, तो एक कहने का ढंग है कि घी आयु है, यानी कि घी खाने से आयु बढ़ती है। तो ये घी आयु है, ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने घी पर एक तरह से आयु के गुणों का आरोप कर दिया है। लेकिन जब इसी बात को हम एक दूसरे ढंग से कहेंगे साध्यवसाना लक्षणा में, वो यह है कि आयु घी है, यानी कि अब आयु को ही घी मान लिया गया है। यहाँ पहले तो क्या है कि घी के कारण आयु बढ़ती है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो घी है, आयु है, वो घी है, यानी कि अगर किसी की उम्र लंबी है तो वो कहना चाहिए कि वो वहाँ शुद्धा लक्षणा का भेद होगा, साध्यवसाना लक्षणा। लेकिन शुद्धा लक्षणा के दो भेद और होते हैं, एक उपादान लक्षणा और एक लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा वहाँ होती है जहाँ कभी कभी लक्षणा होने के बावजूद भी मुख्यार्थ बना रहता है, वाच्यार्थ बना रहता है, यानी कि वाच्यार्थ किसी न किसी रूप में वहाँ पर उपस्थित रहता है, और लेकिन दूसरा अर्थ भी सूचित किया जाता है। तो यहाँ व्यंजना नहीं है तो लक्षणा ही, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यार्थ भी वहाँ पर बना रहता है। और लक्षण लक्षणा वहाँ होती है जहाँ मुख्यार्थ बिल्कुल छूट जाता है, उसका मुख्यार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हमने लक्षणा के पहले दो भेदों की चर्चा की, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। फिर प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद बताए, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। फिर गौणी लक्षणा के दो भेद बताए, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। फिर हमने शुद्धा लक्षणा के 4 भेद बताए। कौन कौन से? सारोपा लक्षणा, साध्यवसाना लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो इस प्रकार से लक्षणा के ये बहुत सारे भेद हैं, लेकिन मूल चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जो सभी लक्षणा में यानी कि जहाँ पर लक्षणा नामक शक्ति है शब्द की, उसमें एक चीज़ सब जगह होगी, और वो होगी कि वहाँ पर मुख्यार्थ का निषेध होगा और कोई और अर्थ संकेतित किया जा रहा होगा। तो इस रूप में लक्षणा को ध्यान में रखें। इसी तरह से व्यंजना के भी दो भेद किए जाते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। जहाँ शब्द पर आधारित व्यंजना नामक शक्ति हो, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। और ये शाब्दी व्यंजना भी दो प्रकार की होती है, एक अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना और एक लक्षणामूलक शाब्दी व्यंजना। यानी कि एक ऐसा शब्द जो वाच्यार्थ पर जिसकी व्यंजना निर्भर है, और दूसरा वह जिसमें शब्द जो है उसमें मुख्यार्थ का एक तरह से निषेध होकर लक्षणा होगी और उस लक्षणा से व्यंजना अभिव्यक्त होगी। तो अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना जहाँ वाच्यार्थ बाधित नहीं होता लेकिन दूसरा अर्थ भी संकेतित करता है,
और लक्षणामूलक शब्दी व्यंजना वह होगी जहाँ प्रयोजन की प्रतीति कराने वाली शक्ति को लक्षणामूलक शाब्दी व्यंजना कहेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से मुख्यार्थ जो है वो बाधित होता है, जबकि पहले में मुख्यार्थ बाधित नहीं होता। तो इस तरह से शाब्दी व्यंजना के दो भेद हुए, अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना और लक्षणामूलक शाब्दी व्यंजना। इसी तरह से आर्थी व्यंजना की बात की जाती है। आर्थी व्यंजना के भेद तो नहीं है, लेकिन आर्थी व्यंजना में कुछ 10 तरह की बातें ऐसी बताई गई है जो अगर हो तो वहाँ आर्थी व्यंजना होगी। जैसे उदाहरण के लिए वक्ता, जो बोलने वाला है, जो इस व्यंजना को व्यक्त कर रहा है, उसके कारण वो उसके बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है कि वो व्यंजना उसमें अभिव्यक्त हो। इसी तरह से जो सुनने वाले हैं वो कई बार उसे इस ढंग से सुनते हैं या उसका इस तरह से अर्थ लेते हैं कि वहाँ भी व्यंजना हो सकती है। तीसरा क्या है कि ये जो कंठ ध्वनि, बोलने का तरीका, मतलब जो आवाज़ निकल रही है उस आवाज़ में भी व्यंजना की अभिव्यक्ति हो सकती है। और चौथा जो है, जो वाक्य बनाया गया है उस वाक्य के अंदर व्यंजना हो सकती है। इसी तरह से जो है वाच्य जो है, वाच्य यानी कि जो वाच्यार्थ है उससे जो व्यक्त हो रहा है उसके कारण भी व्यंजना हो सकती है। तो इसी तरह से कहने और सुनने वालों के अतिरिक्त कोई तीसरा बैठा हुआ है वहाँ पर या तीसरा सुन रहा है तो वो कोई और अर्थ ले सकता है, तो उसके कारण भी व्यंजना हो सकती है। और प्रकरण के कारण, देश के कारण, काल के कारण, चेष्टा के कारण, यानी कि खास बात यह है, जैसा कि शुरू में ही कहा गया कि व्यंजना में संदर्भ का बहुत महत्व होता है। वो संदर्भ जो है, कहाँ कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, किसे सुना रहा है, कौन सुन रहा है, किस समय कहा जा रहा है, किस स्थान पर कहा जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों से जो व्यंजना व्यक्त होगी वो आर्थी व्यंजना है। और ये आर्थी व्यंजना जो है इसमें इन 10 बातों में से कोई भी एक बात, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बातें हों, कोई एक बात भी अगर होगी तो ये आर्थी व्यंजना होगी। तो इस तरह से मैंने आपको शब्द शक्ति के कई प्रकार बताए हैं। ध्यान देने की बात है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि शब्द के जो मुख्यार्थ होता है, शब्दकोश में जो अर्थ दिया होता है, वह शब्दकोश का अर्थ है, वह उसका वाच्यार्थ है, वो ही उसका मुख्यार्थ है। और उसी से हम शब्द की पहचान करते हैं। जब हम गुलाब कहते हैं तो गुलाब के फूल का मतलब होता है, लेकिन वही गुलाब शब्द जो है अलग जगह अलग प्रयोग होगा। हम अगर मान लीजिए किसी को कहते हैं कि गुलाब इधर आओ, तो यहाँ पर हम फूल को नहीं कह रहे हैं गुलाब इधर आओ, हम किसी व्यक्ति जिसका नाम गुलाब है उसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर गुलाब जो है वो फूल के अर्थ में नहीं होगा। किसी शब्द को उसमें ये नहीं लिखा होगा कि गुलाब का अर्थ व्यक्ति का नाम, लेकिन चूंकि वहाँ पर उसका प्रयोग व्यक्ति के नाम के रूप में हुआ है, इसलिए वहाँ पर उसका अर्थ फूल के अर्थ में नहीं होगा। अब अगर किसी का नाम गुलाब है तो उसमें गुलाब के गुण हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसमें गुलाब के कुछ गुण हों तो हम उसकी तुलना गुलाब से कर सकते हैं और तब हम उसे गुलाब कह सकते हैं। तो शब्द शक्ति में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम शब्द शक्ति के इन तीनों प्रकारों का प्रयोग कविता में भी करते हैं, साहित्य में भी करते हैं और व्यवहार में भी करते हैं। और इस तरह से हम शब्द शक्ति को समझ सकते हैं। ये शब्द शक्ति जो है ये साहित्य को समझने में, कविता को समझने में और किसी की बात को समझने में, उस बात में जो निहितार्थ है उस निहितार्थ को समझने में हमें उससे काफ़ी मदद मिलती है। धन्यवाद।